गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की वर्कबुक को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और अभी तक हमने लेसन नंबर 8 मतलब 1 से लगाकर लेसन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है आई एम जॉस ब्रेन, लेसन नंबर 9 है। तो इसका एक पार्ट हमने कल अपलोड किया था और दूसरा पार्ट हम अभी आपके सामने स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा ले सकें। मुझे किसी बात का यदि खेद है तो यही मुझे थोड़ा सा अनईज़ी फील करा रहा है कि मेरे जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 4 या 5 स्टूडेंट्स ही रेगुलरली इन वीडियोस को अटेंड कर रहे हैं, बाकी तक ये वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं। तो मैं आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, विनम्र निवेदन मेरा आपसे ये है कि यदि आप कर सकें तो जो आपके क्लासमेट्स हैं और आपके फ्रेंड्स हैं उन छात्र छात्राओं के पास इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं तो वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। क्योंकि क्लास 12th की यदि हम बात करें तो क्लास 12th में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है और हिंदी सब्जेक्ट है, तो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके जो हैं ये हम ज़्यादा मतलब चाहकर भी इन पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं हमारे पूरे एकेडमिक ईयर में। पूरे एकेडमिक ईयर मतलब जो हमारा साल होता है, जैसे जुलाई से लगाकर आपकी फाइनल एग्ज़ाम हो तब तक। क्योंकि जैसे ही आपकी स्कूलिंग स्टार्ट होगी तो आप आपके पीसीबी या मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स पर आप फोकस करने लगते हैं और इनको सिर्फ क्लास में ही पढ़ने का प्रयास करते हैं। मतलब ज़्यादा टाइम आप इनको नहीं दे पाते हैं। तो यदि आप इन गर्मियों की छुट्टियों में यदि आप इनको हमारे चैनल के माध्यम से या सेल्फ स्टडी करके भी आप यदि इनको कवर कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि फिर क्लास में आपका रिवीजन होगा और फिर आप अच्छे से फोकस आपके मेन सब्जेक्ट्स पर कर सकते हैं। तो फिर एक बार और मैं आपको बोलूँगा कि आप प्लीज़ इन वीडियोस को आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा ये काम ज़रूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कल मैंने आपके लिए क्वेश्चन डाला था कि ये ब्रेन का मैप दिया गया है और सेरिब्रम लेफ्ट हेमिस्फेयर, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड, इनके लिए आपने कमेंट्स किए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए उन्होंने कमेंट्स बहुत ही अच्छे से किए हैं और उनको मैं एक बार और उनको थैंक कहता हूँ। क्योंकि आपने पढ़ा और अच्छे से फोकस के साथ आप पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर देट। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 75 तक हमने पढ़ लिया था। तो इसमें अब चैप्टर नंबर 76 से हम इसकी स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास यदि पेन या कॉपी नहीं भी है तो आप पेन कॉपी को अरेंज करके जो भी वोकेबलरी में आपको बताऊं, है ना, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स या नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे उनको आप नोट करते जाइएगा। क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे इन फ्यूचर, है ना। स्कूल टाइम पे भी आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑफ कोर्स इफ़ समथिंग पोटेंशियली डेंजरस हैपन्स आई इंस्टेंटली शिफ्ट गियर्स। अब वो कह रहा है, कौन कह रहा है? आई मतलब यहाँ पर कौन है? जो का ब्रेन है। कौन है? जो का ब्रेन है, जो का मस्तिष्क है। मतलब जो का मस्तिष्क मतलब हमारा मस्तिष्क है, तुम्हारा मस्तिष्क है ना। हमारी बॉडी का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है। तो वो यहाँ पर कह रहा है कि यदि कोई संभवतः कुछ खतरा घटित होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ? इंस्टेंटली शिफ्ट गियर्स, मैं गियर बदल देता हूँ। कैसे गियर बदल देता हूँ? देखिए, लेट जो स्लिप ऑन द आइस, यदि जो बर्फ़ पर फिसलता है, एंड आई इमीडिएटली डायरेक्ट हिम टू रिगेन हिज बैलेंस, और मैं तुरंत ही उसे निर्देश देता हूँ कि तुम अपने बैलेंस, अपने संतुलन को संभालो या ठीक करो। एंड देन सिग्नल हिज आर्म्स टू ब्रेक द फॉल, और हाथों को फिर मैं सिग्नल देता हूँ कि जो आप गिरने वाले हैं उसको रोको। जैसे आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि आप सामान्य रूप से खड़े हैं, है ना, और आपकी तरफ कोई व्यक्ति ईंट या पत्थर फेंक रहा है, तो आप तुरंत ही आपका जो हाथ है, आपके चेहरे पर यदि कोई ईंट या पत्थर फेंक रहा है तो आपका हाथ तुरंत उसके प्रोटेक्शन के लिए आएगा। मतलब जो ब्रेन है वो ब्रेन तुरंत ही इंस्टेंटली हमारे हाथ को
सूचना देगा और उसको ऑर्डर देगा कि भैया प्रोटेक्शन करना है। दूसरा उदाहरण दूंगा कि जैसे मान लीजिए कि आप की आँख में कुछ घुस रहा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और सेकंड के न जाने कौन से हिस्से से भी कम में आपकी जो पलकें हैं वो तुरंत झपकने लगेगी, विंग्स करने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ब्रेन जो है ये हमें तुरंत ही सिग्नल देता है। इफ़ ही हिट्स द ग्राउंड, और यदि जो नीचे गिरता है और उसको ग्राउंड पर वो यदि गिरता है, आई लेट जो नो इफ़ ही इज़ हर्ट, और मैं जो को बताता हूँ कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी है या लगी है। उस समय हम चेक करते हैं अपने आप को कि यार चोट तो नहीं लगी है या लगी है। तो ये सारे सिग्नल्स जो हैं वो कौन देता है? हमारा ब्रेन देता है। एंड द इवेंट्स इज स्टोर्ड इन माई मेमोरी, और ये जो घटना भी हुई है, कौन सी घटना? कि जो बर्फ़ पे फिसला, ये घटना मेरे अंदर स्टोर हो जाती है, मेरी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। टू वार्न जो टू वॉक केयरफुली ऑन आइस इन द फ्यूचर, और भविष्य में यदि फिर से जो बर्फ़ पर जाता है तो उस समय वो दिमाग, हमारा ब्रेन जो है ये उसको वार्न कर देगा कि भैया पिछली बार तुम यहाँ पर इस बर्फ़ पर गिरे थे, तो यहाँ पर केयरफुली हमें चलना है, सावधानीपूर्वक चलना है। तो ये इस प्रकार से हमारा ब्रेन काम करता है। अगला है इन एडिशन टू टेकिंग केयर ऑफ एमरजेंसीज। यहाँ पर एक नया वर्डिंग आया है, इन एडिशन टू। ठीक है, इसका अर्थ होता है के अतिरिक्त या के साथ। तो वो कह रहा है कि सावधानी रखने के अलावा या सावधानी रखने के अतिरिक्त मैं और क्या क्या करता हूँ। आई हैव थाउजेंड्स ऑफ हाउस कीपिंग कोर्स टू परफॉर्म, हजारों काम मैं करता हूँ। कोर्स पर 3 नंबर डला हुआ है और इसका अर्थ होता है डेली टास्क। क्या अर्थ होता है? डेली टास्क। डेली टास्क मतलब जो काम हम रोज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं डेली टास्क। ठीक है, तो इस पर 3 नंबर डला हुआ है। नीचे देखिए आप, ए टास्क दैट यू डू रेगुलरली, मतलब ऐसा काम जो आप रोज़ाना करते हैं। तो हजारों काम मैं रोज़ाना करता हूँ। कौन कौन से? जैसे ओवरसीइंग ब्रीथिंग, सांस को ही यदि हम देखें, फॉर एग्जांपल उदाहरण के रूप में, सेंसर्स इन्फॉर्म मी दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ राइजिंग इन जोस ब्लड। यदि मेरे अंदर के सेंसर्स मुझे ये बताते हैं कि जो के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो मैं क्या करूँगा? दैट ही नीड्स मोर ऑक्सीजन। इसका अर्थ ये है कि जो को और ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आई स्टेप अप द ब्रीदिंग रेट। स्टेप अप, फिर एक नया वर्डिंग आया है, इसका अर्थ होता है तीव्र कर देना। क्या अर्थ होता है? तीव्र कर देना। तो फिर मैं क्या करूँगा? सांस लेने की जो रेट है ना, सांस लेना और छोड़ना, इसकी गति को मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, टाइमिंग, उसकी टाइमिंग को बढ़ा देता हूँ। द कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चेस्ट मसल्स, और सीने की या हमारी छाती की जो मसल्स हैं अंदर वाली, उन मसल्स को मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ देता हूँ। समझ में आ रहा है? तो कहने का तात्पर्य है कि जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो जो हमारी ब्रीदिंग रेट है उसको, हमारा ब्रेन जो है उसको ब्रीदिंग रेट को तीव्र कर देता है, बढ़ा देता है, और हमारी चेस्ट की जो मसल्स है उनको रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा रोक देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन थाउजेंड्स ऑफ सच वे आई बेबी जो। इस प्रकार के हजारों रास्तों के द्वारा बेबी जो, मतलब जो है उसको क्या करता है? बेबी जो से आई, माफ़ कीजिएगा, इन रिटर्न, इसके बदले में आई एम पिगियसली डिमांडिंग, मैं उससे बहुत सारी डिमांड करता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड आया है पिगियसली। पिगियसली का अर्थ होता है लोभी, लालसा, लोभी, लालसा भरी, लोभपूर्ण, जिद्दीपन टाइप की, उससे मैं डिमांड करता हूँ। कैसी डिमांड करता हूँ? आल्दो आई रिप्रेजेंट ओनली 2% ऑफ जोस बॉडी ऑफ वेट। यद्यपि, देखो किस प्रकार की वो डिमांड करता है, मतलब ब्रेन को फिर क्या क्या चाहिए। यद्यपि आई रिप्रेजेंट ओनली 2% ऑफ जोस बॉडी ऑफ वेट, मतलब जो की बॉडी का जितना वेट है उसका सिर्फ 2% ही मेरा वेट रहता है। मतलब मान लीजिए कि आपका वेट 100 kg है, मान लीजिए आपका वज़न 100 किलो है, तो आपके ब्रेन का वज़न होगा 2 किलो, मतलब 2%। समझ में आ रहा है? मतलब किसी भी व्यक्ति के की होल बॉडी का जो वेट है उसका 2% उसके मस्तिष्क का वेट रहता है। आई रिक्वायर 20% ऑफ ऑक्सीजन ही इनहेल्स एंड 1/5 ऑफ द ब्लड हिज हार्ट पंप्स।
वो कह रहा है कि हमारा शरीर जितना ऑक्सीजन लेता है उसका 20% ऑक्सीजन की आवश्यकता मुझे होती है, मुझे मतलब मस्तिष्क को, एंड ए फिफ्थ ऑफ ब्लड हिज हार्ट पंप, और उसका हार्ट दिल जितने रक्त को पंप करता है उसका पाँचवें हिस्से खून की आवश्यकता मुझे होती है। ठीक है, यहाँ पर एक नया वर्ड आया है इनहेल्स। इनहेल्स का अर्थ होता है सांस अंदर लेना। ठीक है, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो उसको इनहेल्स बोलते हैं, और सांस बाहर छोड़ते हैं उसके लिए हम वर्ड है माफ़ कीजिएगा एक्सहेल्स। इनहेल्स मतलब सांस अंदर लेना, और एक्सहेल्स का अर्थ होता है सांस बाहर छोड़ना। तो कह रहा है कि जितनी सांस कोई व्यक्ति लेता है उसका 20% ऑक्सीजन की आवश्यकता मुझे रहती है, और हार्ट जितना ब्लड पंप करता है उसका 5% ब्लड की आवश्यकता मुझे होती है। आई एम अटरली डिपेंड ऑन कॉन्स्टेंट सप्लाई, और यहाँ पर फिर नया वर्ड आया है अटरली। अटरली का अर्थ होता है पूर्णतः। मैं पूर्णतः कांस्टेंट सप्लाई पर आधारित हूँ। कांस्टेंट सप्लाई मतलब निरंतर रूप से जो ऑक्सीजन है, ब्लड है, इसकी सप्लाई मुझे निरंतर चाहिए होती है। ठीक है, लेट देयर बी टेम्परेरी शॉर्टेज एंड जो फेंट्स, और यदि ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत भी टाइम्परेरी भी इन चीज़ों की यदि शॉर्टेज होती है या कमी होती है तो जो फिर बेहोश हो जाता है या मूर्छित होने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्लड है, ऑक्सीजन है, जितनी हमारे ब्रेन को चाहिए उसकी यदि थोड़ी बहुत भी कमी हो जाती है, कुछ समय के लिए भी यदि कमी हो जाती है, तो फिर हम मूर्छित होने लगते हैं या बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, लेट द सप्लाई बी कट ऑफ, और यदि ये सप्लाई यदि बंद हो जाती है फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए भी सप्लाई यदि बंद हो जाती है, एंड आई सफ़र ग्रेव डैमेज, तो फिर मुझे बहुत ही भारी या गंभीर रूप से डैमेज या क्षति पहुंचती है। यहाँ पर एक फिर नया वर्ड आया है ग्रेव। ग्रेव का अर्थ वैसे तो होता है कब्र। क्या अर्थ होता है? कब्र। कब्र समझते हैं आप? हाँ, किसी व्यक्ति की कब्र, मरे हुए व्यक्ति को हम दफनाते हैं, उसको कब्र बोलते हैं। तो इसका एक अर्थ तो ग्रेव होता है, ग्रेव का कब्र होता है, और दूसरा होता है गंभीर। क्या अर्थ होता है? गंभीर या भारी। अपन कहते हैं ना बहुत भारी मात्रा में क्षति पहुंची, तो ये है इसका अर्थ। तो यदि जो सप्लाई है वो सप्लाई एक आध मिनट के लिए भी यदि रुक जाता है तो हमें फिर काफ़ी नुकसान होता है, हमारे शरीर को। नुकसान किस रूप में होता है? पैरालिसिस मतलब लकवा, और डेथ में रिजल्ट, या तो लकवा हो जाता है या फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। पैरालिसिस का अर्थ होता है लकवा मारना। आई आल्सो डिमांड ए स्टडी सप्लाई ऑफ नरिशमेंट ग्लूकोज, और मुझे एक स्टडी सप्लाई की आवश्यकता होती है, मतलब निरंतर सप्लाई मेरे अंदर होना चाहिए। किस किस का? नरिशमेंट का अर्थ होता है पोषक या पोषण। ठीक है, ग्लूकोज आप जानते ही हैं कि ग्लूकोज क्या होता है, तो इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। इसीलिए तो हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स हमें बार बार सलाह देते हैं कि बेटा खाना ठीक से खाना चाहिए। ठीक है, खाते समय या संपूर्ण भोजन के लिए हमें दूध, गुड़, है ना, हरी सब्जियां, इनका भी हमें करना चाहिए ताकि वो नॉरिशमेंट या ग्लूकोज हमें ठीक से मिल सके। इवन इन सिचुएशंस ऑफ एक्यूट स्टारवेशन, एक्यूट का अर्थ होता है ज़बरदस्त या फिर बहुत अधिक। एक्यूट का अर्थ होता है बहुत अधिक या जोरदार। स्टारवेशन का अर्थ होता है भूखमरी। स्टारवेशन मतलब भूखमरी। यदि कोई ऐसी परिस्थिति हो जहाँ पर भूखमरी हो या काफ़ी लंबे समय से हमने खाना नहीं खाया हो, तो फिर क्या होता है? आई गेट फर्स्ट कॉल ऑन एनी अवेलेबल, फिर मैं मेरे शरीर के अंदर जो जो भी चीज़ें हैं, है ना, उन चीज़ों को मैं कॉल करता हूँ और उससे आपकी भूख की क्षतिपूर्ति करता हूँ। फॉर विदाउट मी जो वुड डाई, और यदि मैं नहीं रहूँ तो जो फिर मर जाएगा, या फिर इस प्रकार की मैं उसको चीज़ें अवेलेबल नहीं करवा पाता हूँ, तो फिर जो क्या है वह जिंदा नहीं रह पाता है। नेक्स्ट है इन मैनी रेस्पेक्ट्स आई एम लाइक ए वास्ट। यदि इन सारी बातों के अलावा भी मैं जो कि मस्तिष्क की यदि प्रशंसा करूं तो मैं क्या हूं? आई एम लाइक ए वास्ट। वास्ट VAST, वास्ट का अर्थ होता है विशाल या फिर बड़ा। तो मैं एक बहुत बड़ा अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट विथ लिटिल मोर नोन देन द रफ आउटलाइंस ऑफ द शोर। मैं अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट हूँ। अनएक्सप्लोर्ड का अर्थ होता है अज्ञात,
जिसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कॉन्टिनेंट का अर्थ होता है महाद्वीप। कॉन्टिनेंट का अर्थ क्या होता है? महाद्वीप। और ऐसा महाद्वीप जो पूरी तरह जाना पहचाना नहीं है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, सिर्फ उसकी आउटलाइंस या उसके किनारों के बारे में ही हमें जानकारी है। मतलब जो भी डॉक्टर्स या मस्तिष्क के विशेषज्ञ जो हमें बताते हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि उनको भी इसके बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी है, ऐसा ये बुक कह रही है, ये सेंटेंस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। नहीं तो तुम कल मुझे बोल दोगे कि सर आपने तो बात कहा था कि डॉक्टर्स को भी मस्तिष्क के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता है कि डॉक्टर्स को या बड़े बड़े जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको पता है कि नहीं पता है। ये जो लिखा हुआ ये मैं बता रहा हूँ, है ना। बट द रिसर्चर्स हु आर अटेम्प्टिंग टू मैप मी हैव कम अप विद द फैसिनेटिंग इन्फॉर्मेशन। परंतु जो रिसर्च करने वाले हैं, खोज करता है, उन्होंने मेरे मैप मतलब मेरे नक्शे से बहुत ही रोचक और मनोहर, फैसिनेटिंग का अर्थ होता है रोचक, मनोहर या आकर्षक जानकारियाँ जरूर निकाली हैं। कैसी? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ऑल्दो ऑल पेन इज फेल्ट इन मी, यद्यपि जितने भी हमारे शरीर के अंदर दर्द होते हैं वो मेरे अंदर ही महसूस होते हैं। मेरे अंदर मतलब मस्तिष्क के अंदर। आई माई सेल्फ हैव नो पेन सेंसेशन इवन व्हेन आई एम कट, यद्यपि मेरे अंदर दर्द को महसूस करने वाले सेंसेशन नहीं है। दिमाग, हमारा जो ब्रेन है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, इसके अंदर नहीं है। लेकिन आपकी उंगली में यदि आपको कोई कटेगा या चोट लगेगी तो उसको वहाँ पता चलेगा, लेकिन स्वयं ब्रेन को यदि काटा जाता है तो उसको कोई दर्द नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसका अर्थ यही है कि यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की चोट या कोई दर्द है तो आपको फील कहाँ पर होगा? आपके ब्रेन के अंदर होगा, है ना। लेकिन स्वयं इस ब्रेन को ही यदि काटा जाए या इसको, ब्रेन की बात हो रही है, तो उसको कोई दर्द नहीं होगा। ठीक है। 10 इसलिए ब्रेन सर्जरी इज परफॉर्म्ड विद द पेशेंट वाइड अवेक, इसीलिए हमारे ब्रेन की यदि सर्जरी की जाती है तो उस समय जिस व्यक्ति की, जिस पेशेंट की सर्जरी की जा रही है वो अवेक रहता है, मतलब जागा हुआ रहता है। कैसा रहता है? जागा हुआ रहता है। मतलब ब्रेन की सर्जरी जब भी की जाती है तो पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता है। अगला है, क्यों रहता है? अलोइंग द ब्रेन एक्सप्लोर्स टू स्टिमुलेट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ मी इलेक्ट्रिकली एंड ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स। एक्सप्लोजर मतलब खोजकर्ता, ताकि जब उस ब्रेन के किसी विशेष हिस्से को इलेक्ट्रिकली मतलब बिजली द्वारा, बिजली के तारों द्वारा, आपने देखा होगा कि फिल्मों में या फिर सीरियल्स, टीवी सीरियल्स में आपने देखा होगा कि ब्रेन में बिजली के तार के झटके दिए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपने मेरे ख्याल से दिलवाले फिल्म देखी होगी, मूवी देखी दिलवाले, उसमें अजय देवगन उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ब्रेन है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इलेक्ट्रिकली शॉक दिए जाते हैं, है ना। तो वो कह रहा है कि जो खोज करता है वो जब उनको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो जो उत्तेजना होती है, स्टिमुलेट का अर्थ होता है उत्तेजित करना, तो हमारे ब्रेन के किसी हिस्से को इलेक्ट्रिकली उसको स्टिमुलेट किया जाता है। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित किया जाता है और फिर उसका जो रिस्पॉन्स आता है उसको एब्जॉर्व किया जाता है। ठीक है, किस स्थिति में? जो पेशेंट है वो अवेक रहता है, जागा हुआ रहता है। अगला है, इफ़ जो एवर अंडरगो सच सर्जरी, यदि जो इस प्रकार की सर्जरी से गुजरता है, ही विल बी अमेज्ड एट व्हाट कैन हैपन, और वह इससे आश्चर्यचकित रहता है कि क्या क्या हुआ है सर्जरी के समय। देखो क्या क्या होता है, जैसे क्या क्या हो सकता है। ए टिकल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वन प्लेस। टिकल एक नया वर्ड आया है, टिकल का अर्थ होता है गुदगुदी। क्या अर्थ होता है? गुदगुदी। गुदगुदी समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपको उंगलियों के द्वारा आपके बॉडी के किसी सेंसिटिव पार्ट को छुआ जाए, टच किया जाए तो आपको गुदगुदी होगी। समझते हैं आप गुदगुदी? ओके, तो कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहे हैं देखिए, ए टिकल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वन प्लेस, यदि हमारे ब्रेन के किसी हिस्से को टिकल किया जाता है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी द्वारा। ही माइट सी ए लॉन्ग फॉरगटन थर्ड ग्रेड टीचर, तो हो सकता है कि उसको
प्राइमरी में किसी ऐसे टीचर ने, मतलब प्राइमरी के टीचर ने जो पढ़ा है जिसको भूला जा चुका है, तो उसको भी वो याद कर लेगा या उसको दिखाई देने लगेगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे ब्रेन को इलेक्ट्रिसिटी का शॉक दिया जाता है तो जो बहुत पुरानी भूली हुई यादें भी उसको आ सकती हैं। जैसे कि प्राइमरी के टीचर को आप भूल चुके हैं तो वो भी आपको याद आ सकते हैं। आपको मतलब जो को 3rd ग्रेड टीचर है ना, वर्ग 3 में पढ़ाने वाले शिक्षक। स्टिमुलेट इन अदर प्लेसेस, दूसरे हिस्सों को भी यदि टच किया जाए, उत्तेजित किया जाए, स्टिमुलेटेड मतलब उत्तेजित करना। ही माइट हियर ए ट्रेन विसल्स, तो उसको ट्रेन की सीटियाँ सुनाई देने लगेगी। और ए रेसिटेशन ऑफ नर्सरी राइम ही कुड नॉट हैव रिकॉल्ड ए फ्यू आवर अर्लियर। और रेसिटेशन का अर्थ होता है पाठ करना या स्वर पाठ करना, जिसे हम रटना कह सकते हैं, याद करना कह सकते हैं, अनुवाद करना कह सकते हैं। तो अभी 4 घंटे पहले ही कोई सी ऐसी कविता जो कि आप याद नहीं कर पा रहे थे, जिसका आप अनुवाद नहीं कर पा रहे थे, तो उसको भी आप सुन सकते हैं या आपको सुनाई दे सकता है। आई एम लाइक एन ओल्ड एटिक कंटेनिंग मेमेंटोज ऑफ ए लाइफ टाइम, मैं एक अटारी की तरह हूँ। 4था नंबर डला हुआ है एटिक। एटिक का अर्थ होता है अटारी। अब अटारी का सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे जो घर हैं, आप सभी के घर पर आपने देखा होगा कि छत के नीचे एक छोटी सी कंक्रीट की ऐसी जगह रहती है जिस पर कि हम हमारा सामान रखते हैं स्टोर के लिए, जिसको ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में यदि मैं कहूँ तो जिसको हम स्लीप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीप, जिस पर हम कुछ भी सामान रख देते हैं, तो उसको बोलते हैं एटिक। तो मैं क्या हूँ? आई एम लाइक एन ओल्ड एटिक कंटेनिंग मेमेंटोज ऑफ ए लाइफ टाइम, जीवन भर की स्मृति चिन्हित यादें या यादगार। मेमेंटोज का अर्थ होता है यादगार या स्मृति चिन्ह, मतलब ऐसी वस्तु, ये ऐसी बातें जो हमें कुछ याद दिलाती हैं। तो मैं एक ऐसी अटारी हूँ, एक एटिक हूँ जिसमें जीवन भर की मेमेंटोज यादगार बातें स्टोर रहती हैं। जो माइट नॉट बी अवेयर ऑफ व्हाट इट इज़ इन एटिक, जो को भले ही ये याद नहीं है कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं या कौन कौन सी यादें भरी हुई है। जो मतलब जैसे मैं हूँ, तो मुझे भले ही याद नहीं है कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें स्टोर हैं, बट इट इज़ देयर, परंतु ये वहाँ पर रहती है। ठीक है। द ब्रेन मैपर्स हैव एट लास्ट ए रफ आउटलाइन ऑफ माई प्राइमरी फंक्शंस एरियाज। जो ब्रेन मैपर्स हैं, मतलब ब्रेन के नक्शा वाले हैं, या जिन ने भी ब्रेन की स्टडी की है, उन्होंने सिर्फ मेरे प्राइमरी फंक्शंस एरियाज़ के बारे में ही उनको जानकारी है। विजन्स इन द रियर, उन्होंने मेरे पृष्ठभाग, यहाँ पर एक नया वर्ड आया है रियर। रियर का अर्थ होता है पृष्ठभाग या पिछला हिस्सा, वह भी मेरे कुछ हिस्सों को ही जान सके हैं। हियरिंग ऑन द साइड्स, और मेरे साइड्स की चीज़ों को ही उन्होंने सुना या देखा है। परहैप्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी इज़ द प्लेजर सेंटर, लेकिन सबसे रुचिकर यदि उन्होंने कोई डिस्कवरी की है या जिसको वो जान सके हैं, तो वो है प्लेजर सेंटर। अब प्लेजर सेंटर क्या है? प्लेजर मतलब आनंद क्षेत्र जिसको बोलते हैं, मतलब हमारे मस्तिष्क के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर यदि टच किया जाए या वहाँ पर यदि हम पहुँचते हैं तो उसको बोलते हैं आनंद क्षेत्र। ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट डिस्कवरी उन्होंने की है कि हमारे अंदर ये भी चीज़ें हैं, ये चीज़ भी है प्लेजर सेंटर। तो देखते हैं प्लेजर सेंटर क्या होता है। टीच ए रेट टू प्रेस ए स्विच, किसी चूहे को प्लेजर सेंटर का स्विच ऑन करना सिखा दो। दैट गिव्स ए मिनट इलेक्ट्रोड प्रोड, और 1 मिनट, दैट गिव्स ए मिनट इलेक्ट्रोड प्रोड, और उसको विद्युत प्रोड का जो स्विच है उसको ऑन करना सिखा दो। टू द स्टिमुलेशन इवन टू फूड, माफ़ कीजिएगा, टू द प्लेजर सेंटर, मतलब प्लेजर सेंटर का स्विच ऑन करना यदि उसको सिखा दिया जाए। एंड द एनिमल विल प्रेस द स्विच ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली, तो फिर वह उस स्विच को बार बार कंटिन्यूसली स्विच करता रहेगा, ऑन करता रहेगा बार बार। प्रीफरिंग द स्टिमुलेशन इवन टू फूड, फिर आप उसे उत्तेजना में चाहे उसे भोजन भी ऑफ़र करोगे, खाने के लिए भी ऑफ़र करोगे, तो वो उसको खाएगा नहीं। गिवन टाइम इट कुड डाई ऑफ स्टारवेशन,
और उस समय चाहे वो भूख के कारण मर ही क्यों ना जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्लेजर सेंटर है उसका स्विच ऑन यदि हम कर देते हैं या उस पर हम स्विचिंग करते रहते हैं, उसको ऑन रख देते हैं, है ना, तो हम किसी दूसरी चीज़ को फिर हम इग्नोर कर देंगे, है ना। प्रीशुमेबली 7 नंबर है, इसका अर्थ होता है शायद, मे बी। क्या अर्थ होता है? मे बी। ठीक है, देखते हैं डिटेल में पढ़ते हैं इसको। 7 नंबर डाला हुआ है। यूज्ड टू स्टे दैट यू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको हम फिर सत्य मान लेते हैं और खुशी खुशी वह हैप्पीली, खुशी खुशी उस चीज़ को वह मानता है, सही मान लेता है। इफ़ जो एवर सफ़र्स ए सेवियर डिप्रेशन, फिर एक नया वर्ड आया है सेवियर। सेवियर का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कष्टप्रद। क्या अर्थ होता है? कष्टप्रद। यदि जो को कष्टप्रद डिप्रेशन है, डॉक्टर्स माइट इम्प्लांट सच एन इलेक्ट्रोड इन हिज ब्रेन। तो डॉक्टर फिर क्या करते हैं, उसके अंदर इसी प्रकार का एक इलेक्ट्रोड इम्प्लांट कर देते हैं उसके अंदर दिमाग में। लिटिल जोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के छोटे छोटे झटके। जोल्ट, जोल्ट का अर्थ होता है झटका, है ना, बिजली के झटके। कुड ट्रांसफॉर्म ए डिप्रेस जो इनटू एन एक्सटेटिक जो। जो डिप्रेस जो था उसको वह खुशी या खुश, आनंदमय, हर्षोन्मुख जो में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पर 8 नंबर डाला हुआ है, इसका अर्थ होता है वेरी हैप्पी, एक्साइटेड और एंथुसिस्टिक। ठीक है, जो में परिवर्तित कर देता है, मतलब जो आपका डिप्रेशन है उस डिप्रेशन को बाहर निकाल देता है। कोई व्यक्ति यदि डिप्रेस्ड है और डिप्रेशन में जा चुका है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और उन इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा उसका जो डिप्रेशन है वो ख़त्म कर दिया जाता है। और वह शॉक कहाँ पर देते हैं, उसको झटके कहाँ पर देते हैं? प्लेजर सेंटर पर उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिससे कि वह एक्सटेटिक हो जाता है, जिसका अर्थ होता है खुश, और जो उसका डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाता है। अगला है आई रिसाइड, मैं रहता हूँ। रिसाइड का अर्थ होता है रहना या बसना। ऑफ कोर्स इन वेल पोर्ट्रेट फोर्ट्रेस, मैं एक बहुत ही अच्छे किले नुमा घर में रहता हूँ। किले नुमा मतलब मेरी जो ये ब्रेन की या मेरे सिर की जो संरचना है वो कैसी है? किले के आकार की है, किले जैसी है। फोर्ट्रेट मतलब होता है किला। द स्कल इज अबाउट हाफ ए सेंटीमीटर थिक एट द टॉप। स्कल का अर्थ होता है खोपड़ी। क्या अर्थ होता है? खोपड़ी। मेरी ये जो खोपड़ी है, ये खोपड़ी कैसी है? हाफ ए सेंटीमीटर थिक एट द टॉप, ऊपर आधे सेंटीमीटर मोटी, एंड इवन थिकर एट द बेस, और नीचे आते आते ये थोड़ी मोटी होती जाती है। हमारी खोपड़ी की बात कर रहे हैं। आई एम बाथ इन वाटरी फ्लूइड, मैं पानी या तरल पदार्थ में डूबा हुआ रहता हूँ। ठीक है, मैं मतलब कौन? ब्रेन। दैट कॉजेंस मी फ्रॉम शॉक्ड, और यदि मुझे कोई झटका लगता है तो वो जो तरल पदार्थ में जिसमें मैं डूबा हुआ हूँ वह मुझे उस झटके से बचाता है। कुजिन्स का अर्थ होता है तकिया लगाना। क्या अर्थ होता है? तकिया लगाना या फिर तकिया, गद्देदार। तो वो जो तरल पदार्थ है वो मेरे लिए गद्दे का काम करता है और मुझे चोट से बचाता है। ए ब्लड ब्रेन बैरियर सर्व्स एज ए गेट कीपर, और मेरे अंदर फिर ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं, वो गेट कीपर का कार्य करते हैं। गेट कीपर का कार्य क्या रहता है? गेट कीपर का कार्य रहता है वो कुछ व्यक्तियों को अंदर आने देता है और कुछ को अंदर आने नहीं देता है। तो ऐसा ही ब्लड ब्रेन बैरियर काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं? देखिए, लेटिंग समथिंग इन, कुछ चीज़ों को अंदर आने देते हैं। डिनाइंग मतलब मना कर देना, इनकार कर देना। एंट्रेंस टू अदर, और बाकी चीज़ों को अंदर आने से मना कर देता है। जैसे कौन कौन सी चीज़ें, देखो एग्जांपल के रूप में, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सी चीज़ें खाई, आपने मान लीजिए कि समोसा खाया, ठीक है, और आपने कोल्ड ड्रिंक पी, माजा पी, या फिर कोको कोला पी, या फिर आपने पाइनएप्पल का जूस पिया, तो ये हमारा जो ब्रेन बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये इन चीज़ों को अंदर जाने देगा। ठीक है, और मान लीजिए कि आपने पॉइजन ले लिया। पॉइजन समझते हैं? कोई सी जहरीली चीज़, ठीक है,
कोई सी जहरीली चीज़ जब मान लो आपने निगल ली तो आपको उल्टी होगी, है ना, दस्त लगेगी। समझ में आ रहा है? तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो गेट कीपर हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर जो गेट कीपर हैं, ये उन चीज़ों को अंदर आने देते हैं और जो चीज़ें अंदर लेने योग्य नहीं है उनको फिर वो अंदर आने नहीं देता है। अंदर आने नहीं देता तो वो बाहर निकलती है फिर उल्टी के द्वारा, जिसको उल्टी को अंग्रेजी में बोलते हैं वोमिटिंग। तो देखिए आगे डिटेल में आपको समझ में आएगा। दस इसलिए इट वेलकम्स द ग्लूकोज आई नीड, जो मुझे ज़रूरत रहती है जैसे ग्लूकोज है तो मैं उसको अंदर आने देता हूँ। बट ब्लॉक्स आउट बैक्टीरिया, है ना, और जो बैक्टीरिया से जीवाणु हैं, एंड टॉक्सिक सब्सटेंस और जहरीले पदार्थ, टॉक्सिक का अर्थ होता है जहरीला, जहरीले पदार्थ को ब्लॉक कर देता है, वो अंदर नहीं आने देता है। कौन? ब्लड ब्रेन बैरियर। मोस्ट पेन किलर्स एंड एनेस्थेटिक्स पास इन विथ ईज, ईज का अर्थ होता है आराम से। तो कह रहा है बहुत सारी दर्दनाशक, पेन किलर आप समझते होंगे, जैसे सर दर्द की गोली है, पेट दर्द की टेबलेट है, तो पेन किलर्स और बेहोश कर देने वाली दवाओं को मैं आराम से अंदर आने देता हूँ, है ना। बट सो परंतु अनफॉर्चुनेटली डू अल्कोहल एंड हेलुसिनोजेनिक जो दवाएं हैं, ड्रग्स हैं, इनको भी मैं अंदर आने देता हूँ, ठीक है। दुर्भाग्यपूर्ण, अल्कोहल मीन्स शराब, एंड हेलुसिनोजेनिक इसका अर्थ होता है भ्रांतिकारी। क्या होता है? भ्रांतिकारी या मति भ्रम कर देने वाली नशीले पदार्थों को भी मैं अंदर आने देता हूँ। या दुर्भाग्यवश दैट वाइडली डिस्टोर्ड का अर्थ होता है रूप परिवर्तित कर देना, डिस्टोर्ड माई नॉर्मल एक्टिविटीज़, और ये चीज़ें फिर मेरे अंदर जाकर ये क्या कर देती हैं कि मेरी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ हैं, इनको वह बिगाड़ देती हैं, इनको परिवर्तित कर देती हैं। जनरली आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति यदि शराब पी रहा है या उसने शराब पी है या फिर कोई सी ऐसी जैसे भांग धतूरा है, इनका यदि उसने सेवन कर लिया है तो उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उससे वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करने लगता है। फिर आई मे इवन हियर ए विजुअल इमेज, और फिर मुझे विजुअल इमेज जो है वो भी सुनाने लगती है, ठीक है। ए वर्ड अबाउट माई आर्किटेक्चर, और मेरे आर्किटेक्चर मतलब मेरी संरचना के बारे में यदि कहा जाए तो देखिए मैं कैसा हूँ अंदर की। यदि उसके चित्र की यदि बात की जाए, उसकी फिजिकली उसको देखें हम यदि, तो कैसा है। लिफ्ट ए पीस ऑफ सोड फ्रॉम ए लॉन, यहाँ पर एक वर्ड है सोड। सोड का अर्थ होता है मिट्टी जिसमें कि घास की जड़ें हों। मान लीजिए कि आप एक घास के मैदान में हैं, और घास का मैदान भी कैसा है? ऐसा घास कि जिसकी बार बार प्रायः कटाई होती रहती है, उससे एक मुट्ठी भर हम घास उखाड़ें, ठीक है। और घास उखाड़ें तो उसमें उस घास में उसकी जड़ें होनी चाहिए और उसमें मिट्टी भी लगी होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं सोड। उसको क्या बोलते हैं? सोड। और लॉन का अर्थ होता है घास का ऐसा मैदान या घास का वह हिस्सा, घास के मैदान का ऐसी घास जिसकी प्रायः कटाई होती रहती है, तो उसको लॉन बोलते हैं। और सोड मतलब एक मुट्ठी भर घास जिसमें कि उसकी जड़ें हों और उसमें मिट्टी लगी हुई हो, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि आप एक मुट्ठी भर घास लेते हैं और जिसमें नीचे उसकी जड़ें लगी हुई हो, नोट द बफलिंग इंटरट्विंग ऑफ रूट्स। देखो बफलिंग का अर्थ होता है उलझी हुई, इंटरट्विंग का अर्थ होता है गुथी हुई या गूथन, जिसमें वो जड़ें एक दूसरे में गुथी हुई हों। इस प्रकार से मेरा आकार है। आई एम समथिंग लाइक दैट, और मैं उसी प्रकार से हूँ। मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, और ये जड़ें जो हैं ये मिलियंस, है ना, मतलब लाखों बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, जुड़ी हुई हैं। ईच ऑफ माई 30 बिलियन नर्व सेल्स, और मेरी प्रत्येक जो करोड़ों जो 30 बिलियन नर्व्स सेल्स हैं वह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आर न्यूरॉन्स कनेक्ट विथ अदर्स, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सम एज मैनी एज 60 टाइम्स, और ये तो हो सकता है कि लगभग 60,000 बार एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ये जड़ें। जिस प्रकार से घास की जड़ें हैं, तो इस प्रकार का मेरा ये आकार है अंदर, यह रूप है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी मेरे डियरेस्ट स्टूडेंट्स हैं वह मेरे इस वीडियो को
ज़रूर शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इन वीडियोज़ के द्वारा लगभग आप सभी का फ़ायदा हो, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो सभी तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खूब अच्छे से पढ़ाई करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।